एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड ये जो हमारा बहुत प्यारा सा सिलेबस चल रहा है विच इज़ नथिंग, इट्स अवर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगी। बट अगर स्टिल डाउट हो तो आप आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी लाइटनिंग इश्यूज लग रहे हो, नॉट ऑन द स्क्रीन, ऑन माई फेस। एंड येस, थोड़ा मैं कम लिखूंगी क्योंकि आई डोंट हैव माई पैन एंड ऑल दैट स्टफ्स। तो यस, मैं यहाँ पे अब ज़्यादा थोड़ा बोलूंगी, तो आप लोगों को यहाँ पे वर्चुअली भी नोट्स बनाते चलना है। यानी कि अब आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है विच इज़ नथिंग, क्या कि पहले क्या होता था कि दीदी बोल रही है और दीदी लिख भी रही होती थी, राइट। बट दीदी थोड़ा बहुत ही लिखेगी, बहुत मिनिमल ही लिखेगी, या फिर कह लूँ ना के बराबर ही लिखेगी, राइट। बट यस, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग, मैं जो बोलूंगी वो चीज़ आपको लिखते हुए भी जानी है, राइट। क्लियर है सब लोगों को, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यस, आज हम फाइनली यूनिट 3 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पार्ट होने वाला है। बट बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागर। यहाँ पे मैं आपको डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ, विच इज़ नथिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर प्लेसमेंट ऑल्सो, राइट। तो आज का जो टॉपिक होंगे, आज का टॉपिक ओनली वी हैव टॉक अबाउट डेटाबेस डिजाइंस, की डेटाबेस की डिजाइंस क्या होती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका भी, यूनिट 3 का, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की काफ़ी वीडियोस बनी थी एंड ऑल्सो लेंदी बनी थी। तो यूनिट 3 की भी होने वाली है, बिकॉज काफ़ी लेंदी ही होने वाला है पूरा, क्योंकि 3rd ईयर का सब्जेक्ट है। हम इसमें एक छोटी सी भी गुंजाइश नहीं कर सकते गलती की, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। बट यस, इसकी एक प्री रिक्वायरमेंट है कि जिन जिन लोगों ने प्रीवियस 2 यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं, तो पहले तो जाके पढ़ लो, क्योंकि हर एक वीडियो देखो ये थोड़ी थोड़ी लिंक्ड होती है। ये मैं समझना हमने दीदी 2 यूनिट्स नहीं पढ़ी, डायरेक्टली जंप टू द यूनिट 3, नो यू कांट, बिकॉज ईच वीडियो एंड और वी कैन से ईच यूनिट इज लिंक्ड टू वन अनदर, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक में, विच इज नथिंग, इट्स अवर डेटाबेस डिजाइंस। कि डेटाबेस की डिजाइंस क्या होती है। अब डेटाबेस आपको पता है क्या होता है। डेटाबेस क्या है, जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, अच्छे से प्रॉपर मैनेज कर रहे हो, अच्छे से, जिससे आप उसको बाद में चल के रिट्रीव कर पाओ, ठीक है। Before starting to design a database, it is important to be familiar with some key terms and concepts. अगर आपको सबसे पहले डिज़ाइन करना है डेटाबेस, कि मैं कैसे अपने टेबल्स को रखूँगा, कैसे मैं अपने रोज को रखूँगा, कैसे मैं अपने कॉलम्स को रखूँगा, तो कुछ हमें टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ हमारे टर्म्स हैं जिससे हमें फैमिलियर होना चाहिए, होना ही होना इम्पॉर्टेंट ही है। A well-structured database ensures efficiency, accuracy of data and ease of use. जो हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम जल्दी अपने टास्क को रिट्रीव कर पाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और इजी टू यूज है। आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही, ठीक है। अब जैसे मुझे पता चला कि ये सिलेबस है, मुझे बच्चों को ये चीज़ बनानी है, तो मैंने क्या करा, प्रॉपर एक उससे पहले पीपीटी बनाई, वेल स्ट्रक्चर्ड पीपीटी बनाई ना। अब इससे क्या हो गया, मैं इजीली आपको पढ़ा सकती हूँ, अच्छे से आपको नॉलेज डिलीवर कर सकती हूँ। एंड व्हाट इफ अगर मैं क्या करती, आती, उठाती और एक पेन लेती हूँ, लिखना शुरू कर देती, तो क्या वो चीज़ समझ में आती नहीं कि कोई टॉपिक 1st यूनिट से उठा रही हूँ, कोई टॉपिक 4th यूनिट से उठा रही हूँ, तो क्या मल्टीपल टॉपिक चल रहे, बट कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर वे नहीं है। तो सेम वही चीज आपकी किसके साथ होती है, डेटाबेस के साथ होती है। आपका अगर वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी डेटा की, और इजी टू यूज भी हो जाएगा, राइट। From understanding how data is stored to knowing the principles that define relationships between data, these concepts form the foundation for anyone involved in designing, managing, or optimizing databases. अब आपको पता है कि डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रिलेशनशिप होते हैं बीच में, हमने सब पढ़ा है ना, या डायग्राम्स में पढ़ा था कैसे हमारे पास 2 एंटिटी है, उनके बीच का रिलेशनशिप। तो वो सब आपकी फाउंडेशन है कि डेटाबेस कैसे डिजाइन करना है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना और कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अब क्या, एक वो बोलते हैं ना, नींव रखी गई है, छोटी छोटी चीजों से ही तो नींव भरती है ना, वही वाली चीज है। Whether you are just beginning with the database design
or already have experience. These fundamentals act as the building blocks for creating robust and scalable data systems. भले ही आपको अगर नॉलेज है तो काफी अच्छी बात है, बट अगर आप स्टार्ट करो तो ये आपकी क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट? अब बात करते हैं, तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि क्या होता है डेटाबेस डिजाइन के बारे में, प्रॉपर नहीं लिया था, लाइक वी जस्ट टेक अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज डेटाबेस डिजाइन. होता क्या है दीदी एग्जैक्टली डेटाबेस डिजाइन? आप बोल रहे हो, दैट्स क्वाइट गुड, बट एग्जैक्टली क्या है वो चीज समझते हैं. Database design refers to a series of tasks or procedures that involve different steps taken to create and implement a database. Database design क्या होता है? आपका series of tasks होता है, ये series of procedures होता है. अब जैसे आई थिंक ये वाली हरकत सब लोगों ने करी होगी एंड कुछ लोग इसको सीरियसली फॉलो भी करते होंगे. इट्स नॉट हरकत. क्या होता है कि हम अपने एक स्टिकी नोट्स बना लेते हैं, राइट? स्टिकी नोट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास भी एक यहाँ पे स्टिकी नोट्स पेस्ट है, तो उस पर क्या है, मैंने अपनी सीरीज ऑफ टास्क लिख ली कि आज मुझे लेक्चर 2 करना ही करना है, आज मुझे इसकी पीपीटी बनानी है, या मुझे आज ये करना है, कि मैंने सीरीज ऑफ टास्क लिख लिए. अब उससे क्या हुआ, उसमें अलग अलग जो इन्वॉल्व है डिफरेंट स्टेप्स टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ डेटाबेस. अब मुझे पता है कि अगर मुझे अपना आज का दिन प्रोडक्टिव करना है तो मुझे ये टास्क अपने करने पड़ेंगे. तो यानी कि सेम ही डेटाबेस में हो रहा है. अगर मुझे एक प्रॉपर डेटाबेस बनाना है, एक इजी टू यूज स्केलेबल और रोबस्ट डेटाबेस बनाना है, तो मुझे कुछ ही सीरीज ऑफ टास्क हैं जो मुझे ना चाह के भी करने पड़ेंगे. समझ में आया? तो वही क्या है डेटाबेस डिजाइन. डेटाबेस डिजाइन रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ टास्क. कुछ सीरीज है टास्क के, प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ डेटाबेस, जो हमें चाहिए होते हैं डेटाबेस को बनाने के लिए या डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. A well thought out database design plays a vital role. It ensures that you can retrieve the right information exactly when it is needed. आपका एक अगर प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन है तो वो क्या करता है, अगर प्रॉपर आपके पास डेटाबेस डिजाइन है तो इससे क्या आप इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकते हो जब आपको जरूरत है. मैंने बताया था ना, अगर वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होगा तो आपको पता होगी कि मेरी चीजें कैसे कैसे स्टोर्ड है, तो आप इजीली चाह के वो जाकर ना वो चीजें आराम से अपनी कैप्चर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो. अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे बात चल रही है. वो वाली चीज हो गई. टू अचीव अ गुड डेटाबेस डिजाइन कंसीडर द फॉलोइंग क्रिटिकल पॉइंट्स. अब पता चल गया कि डेटाबेस डिजाइन क्या होता है. कुछ सीरीज ऑफ टास्क है, कुछ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, आपको अगर डेटाबेस डिजाइन करना है या डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है. पर अगर आपको एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन करना है तो उसके कुछ क्या पॉइंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे, राइट? जैसे मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी. आपको डेटा की कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है. अब इसकी टर्म्स की मीनिंग क्या होती है ऑलरेडी मैं फर्स्ट यूनिट से पढ़ाती हुई आ रही हूँ, तो अब वो चीज आपको क्लियर होगी, राइट? कीप रिडंडेंसी एज लो एज पॉसिबल. जितना आपका शॉर्ट हो पाए करो, रिपीटेटिव चीजें नहीं करते, वो आपको पता है, गुड हैबिट नहीं होती वो. इनेबल फास्टर सर्चिंग बाय यूजिंग इंडाइसेस. आप इंडाइसेस का यूज करो जिससे आप फास्टर सर्चिंग कर पाओ. एग्जांपल लाइक आई हैव दिस नोटबुक, ठीक है? अब उसमें क्या है कि ऐसे पेज नंबर लिखे हुए हैं कि जैसे ये पेज नंबर ये है, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज नंबर है. बेसिकली दिस इज माय रफ नोटबुक, डोंट बी जज. तो क्या है, पेजेस लिखे हुए हैं. अब क्या होगा कि मुझे अगर पर्टिकुलर पेज पे जाना, फॉर एग्जांपल बुक्स में होता था ना कि 26 पेज पे जाओ, तो मैं पूरी बुक को सर्च नहीं करती थी, मैं डायरेक्ट 26 पेज पे जाती थी, तो मैं जल्दी उस चीज को सर्च कर पाती थी ना. तो एग्जैक्टली वही वाली चीज यहाँ पे है. अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स थ्रू वेरियस इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट. सिक्योरिटी मेजर्स भी करो, क्योंकि आजकल आपको पता है काफी ज्यादा सिक्योरिटी के मामले में होती हैं चीजें. अगर कुछ भी डिजाइन किया जाता है, कुछ भी करा जाता है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखते हैं, क्या अगर हम ये यूजर्स को देंगे तो क्या उनके लिए वो सिक्योरिटी वाले टर्म्स में बेटर है या नहीं. तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स लगाओ, कुछ रूल्स लगाओ जिससे वो सिक्योर हो पाए. स्टोर द डेटा इन द स्मॉलेस्ट मोस्ट एटॉमिक यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल. डेटा को स्टोर करो सबसे छोटे से छोटे पार्ट में, जितने में वो पॉसिबल हो पाए, क्योंकि हमें एट लास्ट पूरे डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, तो ट्राई करो छोटे से छोटा डेटा भी स्टोर हो पाए. All the specific requirements may alter these criteria. The points above are the most common factors to contribute to an effective database design. हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉपर डेटाबेस आप ऐसे ही डिजाइन कर दो, बट यस these are some of the most important points अगर आपको एक इफेक्टिव डेटाबेस डिजाइन करना है. बहुत मिनिमल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए इफ यू आर क्रिएटिंग अ गुड डेटाबेस डिजाइन.
स्टेप्स अ डेटाबेस डिजाइनर कैन टेक टू इंश्योर अ गुड डेटाबेस डिजाइन। अब ये कौन से स्टेप्स है जो एक डिजाइनर ले सकता है अगर वो डिजाइन करना चाहता है। ये जो हमने स्टेप्स पढ़े ये तो पढ़े थे कि आपको एक कैसे डेटाबेस डिजाइन के अंदर होनी चाहिए क्या चीजें। अब फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस डिजाइनर हूँ, मुझे एक न्यू डेटाबेस डिजाइन करना है, तो मुझे अपने माइंड में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेके चलने चाहिए जिससे कि मेरा एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन कर पाऊँ मैं। अब वो हम देखते हैं। स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस। स्टेप 1, स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द मेन पर्पस ऑफ योर डेटाबेस। कोई भी चीज होती है, कुछ भी चीज हम अपनी लाइफ में करते हैं, कुछ भी चीज हम करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका मकसद ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा मेन पर्पस क्या है पढ़ाने का, कि जो सामने मेरे यूजर्स बैठे हैं, जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं, उनको समझ में आए। अब आप वो चीज पढ़ रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है कि जो टॉपिक मैं समझना चाहता हूँ वो दीदी टॉपिक क्लियर करे। तो लाइक हर एक चीज का पर्पस है ना, तो सेम वही है कि मेन पर्पस क्या है मेरे डेटाबेस डिजाइन करने का। क्लैरिफाई विद स्टेक होल्डर्स इफ एनी। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज डिजाइन कर रही हूँ, मुझे मेरे क्लाइंट ने कोई चीज दी है, तो मैं क्लाइंट से जाके पूछूंगी कि आपकी कौन कौन सी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो मुझे फुलफिल करनी है। जैसे आप जब कॉर्पोरेट उस लाइफ में जाते हो तो आपको टास्क असाइन होता है, तो वो टास्क पूछे जाते हैं कि सर मुझे कौन कौन से टास्क करने हैं जिससे मैं अपने टास्क क्लियरली कर पाऊँ। when the database is expected to achieve, जब उसको चीज मिले तो एटलीस्ट विद स्टेक होल्डर ये बोले, मतलब क्लाइंट ये बोले कि यस आपने मेरी सारी चीजें फुलफिल करी है। Having this understanding early will make it easier to anticipate different use cases, spot potential problems and plan ahead to minimize risk. अगर आपको ये सब चीजें पता है ना, तो उससे क्या फायदा होता है कि आपके माइंड में प्रॉपर स्ट्रैटेजी बन जाती है कि अच्छा मुझे ये चीजें ऐसे करनी है, मुझे ये टास्क ऐसे करने हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स को हटाना है जिससे कि मैं रिस्क, जो फ्यूचर में मेरे रिस्क आएंगे मैं उस चीज को कम कर पाऊँ। राइट? तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमें पहले पर्पस पता होना चाहिए अपने डेटाबेस का, व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस डेटाबेस, व्हाट एग्जैक्टली अवर क्लाइंट वांट्स, कि उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए जिससे हम वही वाली रिक्वायरमेंट्स अलाइन कर पाए, उसके जो रिस्क है वो कम कर पाए और जो पोटेंशियल आउटकम्स हैं वो दे पाए। Step 2, write down all the entities that need to be represented in the database and define the relationships between them. अब आपको पता है डेटाबेस जब भी हम डिफाइन करते हैं ER डायग्राम के थ्रू करते हैं, तो सबसे पहले सारी एंटिटीज लिख लो। अब एंटिटीज क्या होती हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, गो टू द यूनिट 1 लेक्चर्स, वहाँ पे मैंने ER डायग्राम्स बहुत इवन बेसिक वाला भी सिखाया एंड एडवांस वाला भी सिखाया, तो प्लीज एक बार जाके वो देखो। तो हमें क्या करनी है, अपनी सारी एंटिटीज वो लिखनी है डेटाबेस में जो जो चाहिए, और उन एंटिटीज में रिलेशनशिप क्या बन रहा है वो भी लिखना है। दिस गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ डेटा। वो हमें क्लियर स्ट्रक्चर दे देता है कि अच्छा कैसे डेटा का फ्लो एंड ऑल होना है। Step 3, arrange the information to separate tables in a way that reduce redundancy as much as possible. अब इस इंफॉर्मेशन को सेपरेट टेबल्स में रिप्रेजेंट करो जिससे रेडुडेंसी कम हो पाए, मतलब अगर कोई चीज बार बार आ रही है तो वो चीज बार बार ना लिखे, हम एक बार लिखे, तो इससे अब जब टेबल्स बन जाएंगे तो पता चल जाएगा अच्छा यार ये तो वो दो एंटिटी हमारी दो बार हो गई, तो उसमें से एक कम कर। Proper structuring ensures that the data is stored efficiently without unnecessary repetition. अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो ये पता चल जाता है कि यस हमारा डेटा अच्छे से स्टोर्ड है, कोई चीज हमारी मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं है, सारी चीजें सिंगल टाइम रिपीट हो रही है। आई होप आपको स्टेप 3 भी क्लियर होगा। नेक्स्ट इज स्टेप 4, मेंटेन यूनिकनेस इन ईच टेबल। अब पता है यूनिकनेस किससे आती है, अब जिन जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे उनको पता होगा। यूनिकनेस जो आती है वो आपकी किस चीज से आती है, प्राइमरी की से। देख रहे हो ना, थोड़ा कम लिखूंगी क्योंकि आई एम डूइंग दिस ऑल विद द माउस, आई डोंट हैव माय डिजिटाइजर एंड ऑल, तो वो चीज नहीं हो पाएगी, तो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद मी। तो यस, तो अब हमें पता है कि हमें यूनिकनेस चाहिए हर टेबल में, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी की करते हैं, तो मेंटेन करो यूनिकनेस वो हर टेबल में। एवरी टेबल मस्ट हैव अ वे टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स रिकॉर्ड व्हिच प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन, प्रिजर्व्स द डेटा एक्यूरेसी। हर टेबल के पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप यूनिकनेस बता पाओ, जिससे कि डुप्लीकेशन काम ना हो, डेटा आपका सिक्योर रहे। क्लियर हो, किसके थ्रू होता है, प्राइमरी की के थ्रू। Use appropriate key constants to enforce this uniqueness. Proper key constants लगाओ, which is nothing, primary key. While choosing key attributes, ensure they are minimal in size, avoid null values and consume as little as storage as possible. अब आपको पता है प्राइमरी की में ही नल वैल्यूज नहीं होती, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये शॉर्टली ये जो पैराग्राफ है किसको डेडिकेटेड है, प्राइमरी की को डेडिकेटेड है। देखो पता है प्राइमरी की होनी चाहिए किसी भी टेबल्स में। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने ये सोचा कि माइंड में कि कैसे डेटाबेस में डिजाइन कर सकता हूँ। दूसरे उसमें आपने क्या बता दिया, एंटिटीज रिलेशनशिप्स बताई। अब आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट यूनिट में हमने ER डायग्राम पढ़ा था जिसमें क्या था, एंटिटीज और रिलेशनशिप्स ही थी।
सेकेंड यूनिट में आते आते हमने उस एंटिटीज रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर लिया था रिलेशनल फॉर्म में, विच इज नथिंग टेबल्स, और स्टेप थर्ड में हमने टेबल्स के फॉर्म में कर ली वो सारी चीजें। फिर हमने पढ़ी थी स्टेप 4 में कि कीज जो हमसे यूनिक प्राइमरी कीज बता पाए। अब स्टेप 5 क्या है, वंस द टेबल्स है स्ट्रक्चर्ड, एक बार टेबल स्ट्रक्चर्ड हो गई, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो गई, अप्लाई करो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स लास्ट स्टेप होता है एक डेटाबेस डिजाइनर को याद रखना चाहिए अगर वो प्रॉपर एक डेटाबेस डिजाइन कर रहा है तो। Normalizations help detect possible anomalies and eliminates redundancy that might otherwise lead to the inconsistencies in the database. Normalization help करता है जो भी आपके anomalies हैं, जो errors हैं, उसको हटा पाए, redundancy को कम कर पाए, जिससे कि आपको आगे चल के inconsistencies ना झेलनी पड़े, प्रॉपर आपके डेटा सही रहे, कंसिस्टेंट रहे। कैसे करते हैं वो हम धीरे धीरे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट यस नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, एरर्स को हटा देते हैं और रिडंडेंसी को भी कम कर देता है। दैट्स क्लियर। तो ये थे 5 स्टेप्स जो हर एक डेटाबेस डिजाइनर को याद रखने चाहिए व्हेन दे आर क्रिएटिंग गुड एंड इफेक्टिव डेटाबेस। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट है प्राइमरी टर्मिनोलॉजीज इन डेटाबेस डिजाइन। कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती है जो हमें पता ही होनी चाहिए, हालांकि आपको आई थिंक पता ही होंगी। बिफोर डिजाइनिंग अ डेटाबेस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम की टर्मिनोलॉजीज। कुछ की टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज रेडुडेंसी, पता है, रेफर्स टू द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। अगर आपके डेटाबेस में कोई चीज डुप्लीकेट आ गई, 2 बार आ गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडुडेंसी। 2 बार कोई भी चीज आ गई, 3 बार आ गई, 4 बार आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडुडेंसी। Sometimes redundancy is required for backup of performance, but in most cases it should be minimized to avoid anomalies. कुछ केसेस में रिक्वायर्ड होती है जब बैकअप चाहिए होता है या परफॉर्मेंस पे देखना होता है, बट हम मोस्टली केस में इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें एरर्स ना आए। क्लियर, मतलब जरूरत हो सकती है कुछ केसेस में जब हमें बैकअप वगैरह करना हो, बट इन मोस्टली केसेस वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट जिससे कि एरर्स ना आए। तो पहला तो रेडुडेंसी है। एग्जाम्पल देखो, बैंकिंग सिस्टम और रेडुडेंसी मस्ट बी अवॉइडेड टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बैंकिंग में आपने देखा होगा रेडुडेंसी अवॉइड की जाती है जिससे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं कि अच्छा इस पर्सन ने कब किस टाइम पे कितने पैसे ट्रांजेक्ट किए थे, कितने पैसे क्या किए थे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, तो उस टाइम पे रेडुडेंसी हटा दी जाती है। ठीक है, ओके। सो अपना अब आता है नेक्स्ट वन विच इज स्कीमा। स्कीमा आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, बट एक बार हम और पढ़ लेते हैं। A logical container or blueprint of the database defines how the data is organized into tables, rows, columns, and data types. Essentially, it's a structure of the database. Schema क्या है? Schema it's nothing. It's क्या है कि आपका structure कैसा होगा database का, कि कहाँ कहाँ पे आपकी tables होंगी, कहाँ पे rows होंगे, कहाँ पे columns होंगी. Basically like a blueprint. तो ये लिखा है schema it's nothing. It's a blueprint of your database defines how the data is organized into your tables, rows, etc. ठीक है. Next is records tuples. Each row in a table is called a record or a tuple. आपको पता है tuple जो मतलब होती है उसको हम रो बोलते हैं. It stores a single complete set of a data for an entity. Like जैसे ये एक हमारी क्या है, ये एक हमारी पूरी रो है, हम इसको क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे. इसमें क्या है, पूरे आपके रिकॉर्ड का एक डेटा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सेव है. A record in the students table might store one student's name, roll number and the age. जो आपका रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स की टेबल में, उसमें एक जो रो होगी उसमें एक स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा और उसकी एज होगी. तो एक हम रो को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं. इंडेक्सिंग, अ डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक दैट मेक्स सर्चिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा फास्टर. भाई ये जो मैंने बताया था ना, एक ऐसी सर्चिंग टेक्निक है जो आपकी सर्चिंग को बहुत तेज बना देती है, डेटा को बहुत जल्दी रिट्रीव करा लेती है. क्लियर, ये आपके डेटा को बहुत जल्दी फास्ट रिट्रीव करवा दी. फॉर एग्जांपल मैं जैसे इस नोटबुक का दिया था ना, यहाँ पे पेजेस होते हैं, तो मैंने बोला कि 20th पेज पे मेरा वो है, तो वहाँ पे जाके मैं तुरंत 20th पेज पे चली गई इंस्टेड ऑफ एक मैनुअली मेरे सर्च करे बिना. तो ये क्या हमारी इंडेक्सिंग है. क्लियर, वर्क सिमिलर टू एन इंडेक्स इन अ बुक. देखो लिखा भी है, सेव ऐसे ही काम करती है जैसे आपके बुक में इंडेक्स होता है. reduces query response time but may slightly increase storage and update cost. हो सकता है आपका क्वेरी का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिले कर दे, बट यस आपका स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है एंड कॉस्ट भी अपडेट हो जाती है. क्लियर,
Next is data integrity and the consistency. Data integrity ensures correctness, accuracy and the reliability of data. आपका करेक्ट डेटा स्टोर है कि नहीं, एक्यूरेसी तो है कि नहीं, डेटा रिलायबल तो है नहीं, ऐसा नहीं है डेटा फेक हो, काइंड ऑफ दिस. Consistency ensures that only valid data is stored, no contradictions across the database, proper valid data हो, ऐसा ना हो किसी और का डेटा हम स्टोर कर रहे हो, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ये होती है. Next is data models provide visual or the logical representation of the data and the relationships. ये data models बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही तो बताते हैं कि आपका डेटाबेस कैसे दिख सकता है, आप उसको विजुअली लॉजिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो. कॉमन टाइप्स क्या होते हैं? रिलेशनल मॉडल अभी आपने पढ़ा है, नेटवर्क मॉडल हमने प्रीवियस यूनिट्स में भी आइडिया लिए थे कौन कौन से होते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, हायरार्की मॉडल, रिलेशनल मॉडल इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होती है. नेटवर्क मॉडल मतलब आपका एक चीज यहाँ पे फिर वो नेटवर्क की तरफ फैलता जा रहा है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है पूरा. हायरार्की मॉडल जैसे हमारे घर में हायरार्की होती है कि हमारे दादा हो गए या हमारी दादी हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए 2, है ना, फिर उनकी भी 2 बच्चे हो गए, तो ये क्या हायरार्की हो गई. इस तरीके की क्या होता है, एक आपका डेटा मॉडल होता है. तो ऑलरेडी हमें प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी रिलेटेबल लग रहा होगा, समझ आ रही होगी चीज़ें. नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन. ये नहीं पढ़ा तो हो सकता है टफ लगे, बट डोंट वरी, हम इस यूनिट में यही पढ़ेंगे. अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी. आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो जिससे कि रिडंडेंसी कम हो पाए, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ना आ पाए, और डिपेंडेंसी भी कम हो पाए, मतलब एक पे कोई दूसरे डिपेंड ना हो. लार्ज टेबल्स are broken into smaller tables with the defined relationships. बड़ी टेबल्स को छोटे टेबल्स में तोड़ देना प्रॉपर रिलेशनशिप के साथ helps to maintain data consistency and prevent anomalies. डेटा को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और anomalies means error से बचाना, यही किसका काम है? नॉर्मलाइजेशन का काम है. नॉर्मलाइजेशन क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा. आप डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिससे उसकी रेडुडेंसी कम हो पाए, मतलब आपके डुप्लीकेशन कम हो जाए, डिपेंडेंसी भी कम हो जाए, और जो बड़ी बड़ी टेबल्स हैं आप उनको छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड कर रहे हो प्रॉपर रिलेशनशिप के डिफाइन के साथ, राइट. ये मेंटेन करते हैं डेटा की कंसिस्टेंसी एंड प्रिवेंट करती है एनॉमलीज, मतलब आपका डेटा कंसिस्टेंट रहे और एरर्स ना आए, यही नॉर्मलाइजेशन है. बेसिक टर्म्स पे तो नॉर्मलाइजेशन यही, बाकी डिटेल में तो पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल. या पढ़ चुके हो, जैसे कि आपके पास एक टेबल है, एट्रीब्यूट्स आपको पता होंगे, कॉलम्स के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब आपके जैसे एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, राइट. आपके अगर 2 कॉलम के बीच में आपको रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है तो वो आप किसके थ्रू करते हो? फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू करते हो. If attribute A can uniquely determine attribute B, we can say A function depends to B. मतलब अगर A जो attribute है, मतलब A वाला जो कॉलम है, अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है B के कॉलम को, यानी कि A क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी है. दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिटिकल इन नॉर्मलाइजेशन, बहुत रेयरली देखा जाता है. ऑलरेडी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियस वीडियोस देख लो यार, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है, काफ़ी हद तक आपको वहीं से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आज का जो हमारा ये होगा ना लेक्चर, काफ़ी लेंदी हो सकता है, बिकॉज मैं पहले से कह के चल रही हूँ लेंदीज होंगे लेक्चर, बट यस आपका आज पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. डेटाबेस डिज़ाइंस. तो फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है? आपके रिप्रेजेंट करते हो रिलेशनशिप 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में, टेबल्स के बीच में, मतलब बेसिकली 2 कॉलम्स के बीच में आप करते हो. अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं तो वो क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी है. एंड ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल ही आप नॉर्मलाइजेशन में देखोगे. नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन. ये तो आप डेली बेसिस पे करते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे, है ना. तो वही वाला है, सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट मेक्स चेंजेस टू द डेटाबेस. बहुत छोटी यूनिट ऑफ वर्क है, बट वो बहुत बड़ा चेंज ला देती है डेटाबेस में. ट्रांजेक्शंस मस्ट सेटिस्फाई एसिड प्रॉपर्टीज. ट्रांजेक्शन जब भी होते हैं ना, तो उनमें एसिड प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्ली फॉलो ही करनी चाहिए. अगर लाइक मैं किसी को पैसे भेज रही हूँ, तो मेरा जब तक ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, उसके पास पैसे नहीं पहुँचेंगे. अब एसिड प्रॉपर्टी क्या है? रिलेशनल डेटाबेस में एसिड की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिसिटी. ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी. और बेस प्रॉपर्टी करनी चाहिए, या तो NoSQLs में होती है बेसिकली. बी फॉर बेसिकली अवेलेबल, ए फॉर सॉफ्ट स्टेट एंड एस फॉर सॉफ्ट स्टेट एंड ई फॉर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. बट लाइक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझसे हमेशा एग्जाम में जो भी पूछी गई है वो पूछी गई है एसिड प्रॉपर्टी. एग्जाम में भी क्या, इंटरव्यूज में भी ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एसिड प्रॉपर्टी.
आपकी जब डेटाबेस की लैब हुई होंगी शायद आपके कॉलेजेस में, जब भी थ्योरी वाला आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ये वाला, राइट, और या फिर जब भी आप प्री प्लेसमेंट्स में बैठोगे, तो ये ना एसिड प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी कि भैया एसिड प्रॉपर्टी होती क्या है। एसिड स्टैंड्स फॉर व्हाट? ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी में मतलब क्या होता है यहाँ पे है नहीं, बट आई थिंक हम जब नेक्स्ट यूनिट आएगी, यूनिट 5 में पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एसिड प्रॉपर्टीज के। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, फिर हम भटक जाएंगे। वी कांट डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो क्या है कि आपका ट्रांजेक्शन क्या बहुत छोटा यूनिट ऑफ वर्क है, बट यस बहुत बड़ा चेंज ला देता है आपकी डेटाबेस में। यस, और ट्रांजेक्शन जब हमेशा फॉलो क्या करते हैं, एसिड प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा या फिर बेस प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट है अपना शेड्यूल। डिफाइंस द ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। आपका शेड्यूल डिफाइन करना, ऑर्डर देना कि किस फॉर्म में आपके ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बैंक में से 200 रुपये किसी को भेज रही हूँ, तो पहले मेरे बैंक में से 200 रुपये कटेंगे, फिर वो ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज उसी बीच में हो जाती है, मतलब पैसे मेरे पास कटे 200 रुपये, ठीक है, पहले माइनस हुए, तो फिर मेरे अकाउंट में वो पैसे कम होके आएंगे, फिर सामने वाले के अकाउंट में 200 रुपये जाएंगे, तो फिर जब वो सामने वाला अपना अकाउंट चेक करेगा तो उसमें 200 रुपये बढ़ के आएंगे। तो क्या है, ये एक ऑर्डर हो गया कैसे ट्रांजेक्शन हुआ। जैसे मेरे बैंक में से क्या हुआ, 200 माइनस हुए, फिर मैं अपना एक्चुअल अमाउंट देखूंगी तो वो आएगा मुझे शो आफ्टर दी माइनस ऑफ 200। फिर जिसके पास गए हैं तो उसके पास 200 वो चीज क्रेडिट होंगे, फिर वो अपना अकाउंट चेक करेगा तो उसके पास वो चीज बढ़ के आएगी। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो हुआ है ट्रांजेक्शन के, एग्जीक्यूट कैसे हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं शेड्यूल। हेल्प्स टू इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। कब काम आता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ पेमेंट कर रहे होते हैं या मल्टी यूजर वाला काम हो रहा होता है ना, जब बहुत ज्यादा वाली चीज काम आती है। क्लियर? तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा किस फॉर्मेट में हमारी कोई चीज पर्टिकुलरली ऑपरेट हुई है, एग्जीक्यूट हुई है। क्लियर? तो शेड्यूल इज नथिंग, इट बेसिकली डिफाइंस ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, किस फॉर्मेट में आपके ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। हेल्प करते हैं कि आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी कॉन्करेंसी। अलाउज मल्टीपल ट्रांजेक्शंस टू रन साइमल्टेनियसली विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। ये क्या करता है, अलाउ करता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एक साथ हो बिना किसी इंटरफेयर के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा भी मुझे पैसे भेज रहे हैं एंड मेरा भाई भी या मेरी बहन या मेरी मम्मी कोई भी मुझे पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, पापा ने भी भेजे, फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ने भी मुझे एक साथ पैसे भेजे, तो अब 2 ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं एक ही बैंक अकाउंट में। तो कॉन्करेंसी क्या ट्राई करेगी कि भैया ऐसा ना हो जो पापा पैसे भेज रहे हैं वो भैया वाले में हो जाए और जो भैया भेज रहे हैं मेरे पापा वाले में हो जाए, कि डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरफेयर ना हो, प्रॉपर अपना जो सेपरेट भेज रहे हैं वो मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो कॉन्करेंसी क्या बोलते हैं, अलाउ करता है कि आपकी जो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं एक साथ उसमें कोई इंटरफेयर ना है। अब जैसे आप लोगों की क्लासेस भी होती है, हाँ, तो क्लासेस का शेड्यूल ही इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से सब्जेक्ट्स असाइन किए जाते हैं कि अगर हम ये वाला टास्क कर रहे हैं तो वो वाली चीज में किसी और का इंटरफेयर नहीं आना चाहिए, वो टास्क आराम से रन हो जाए, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आराम से हो जाए। तो यही कॉन्करेंसी बोलती है। कॉन्करेंसी क्या बोलती है, अलाउ करना मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को एक साथ साइमल्टेनियसली रन करना विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, किसी और के साथ इंटरफेयर करे बिना। प्रिवेंट्स प्रॉब्लम्स लाइक डेडलॉक्स एंड रेस कंडीशंस। इसमें डेडलॉक्स और रेस कंडीशंस वाली प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो जाती हैं। डेडलॉक और रेस कंडीशन बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे डेडलॉक की मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है, आप यहाँ बैठो, टेबल यहाँ से रिवॉल्व होना शुरू हुई और वो आप तक पहुंच ही नहीं पाई, वो पहले ही अटक गई, तो वो डेडलॉक हो गया। काइंड ऑफ ऐसी होती है, बट आप उस चीज में मत घुसो, आगे अगर आएगी काम तो वी विल स्टडी टुगेदर। बट यस, इतना ही समझो कॉन्करेंसी में क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो रहे होते हैं तो इंटरफेयर करे बिना आपके पर्टिकुलरली ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। Constants are the rules that are applied to the fields या columns in a table to ensure valid data entry। मैंने बताया था ना, रूल्स अप्लाइड होते हैं आपकी टेबल्स में। जब हमने सेकंड यूनिट में ऐसे टेबल पढ़ी थी, थोड़ी बड़ी टेबल बन गई, दैट्स ओके। ये जब हमने कॉलम्स पढ़े थे, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर मेरा रोल नंबर आएगा, रोल नंबर की एंट्री आएगी, तो रोल नंबर में मेरी कैसी एंट्री आएगी, क्या रोल नंबर में मेरी कैसे आएगी, एक तो इंटीजर वाली एंट्री आएगी। क्लियर? अब जब इंटीजर वाली एंट्री आएगी, यहाँ पे मेरा नेम है तो यहाँ पे मेरी क्या आएंगी, कैरेक्टर वाली एंट्री आएगी।
कितने कैरेक्टर हो सकते हैं वो, तो क्या कुछ रूल्स हम असाइंड कर रहे हैं। थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर नथिंग दैट आर सम रूल्स विच आर अप्लाई टू योर कॉलम्स और द फील्ड्स इन अ टेबल टू इंश्योर कि आपकी प्रॉपर डेटा एंट्री वैलिड तो हो रही है कि नहीं हो रही। एग्जाम्पल्स, नॉट नल प्रिवेंट्स मिसिंग वैल्यूज। नॉट नल का मतलब होता है कि मिसिंग वैल्यूज को प्रिवेंट करना। यूनिक इंश्योर नो डुप्लीकेट्स, कोई डुप्लीकेट्स एंट्री ना हो। चेक करना, इन्फोर्स करना स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। क्लियर? तो यहाँ पे यहाँ तक आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ हमने टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो हमें एक डेटाबेस डिजाइनर को पता होनी ही चाहिए। अब डेटाबेस डिजाइन की लाइफ साइकिल क्या होती है वो देखते हैं। द डेटाबेस डिजाइन लाइफ साइकिल गोज समथिंग लाइक दिस। तो ये होती है हमारी डेटाबेस डिजाइनर की लाइफ साइकिल। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो मैंने बताया था ना कि रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, कैसे प्लान करने, कैसे हम अपने डेटाबेस को डिजाइन करें, कैसे नहीं करें, क्या क्या यूज केसेस होने चाहिए। टेक रेफरेंसेस, अपने स्टेक होल्डर से पूछो कि आपको क्या क्या बेसिक मिनिमल चीजें चाहिए। सेकेंड बात है लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन आइडेंटिफाई करो एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को, प्रॉपर उसमें बताओ कितनी एंटिटीज हैं, क्या क्या रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, टेबल्स में उसको असाइन करो। फिजिकल डिजाइन इम्प्लीमेंट दी लॉजिकल डिजाइन, उस लॉजिकल डिजाइन को इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, टेस्ट फॉर इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, टेस्ट करो जो आपने चीज बनाई है कि वो कंसिस्टेंट है तो नहीं। अब कर सब कुछ ठीक है तो देन यू आर गुड टू गो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ना अच्छे से बना लेना, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। डेटाबेस डिजाइन फेसेस कौन कौन सी होती है अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पहला स्टेप है। गोल क्या होता है इस स्टेप का? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन जो चीज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट समझो कि सामने वाले क्लाइंट्स को हमसे क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट समझो अच्छे से। फिर आउटपुट में क्या है? अ लिस्ट ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड। अब आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई तो आउटपुट में क्या आएगा? आपको कैसे डेटा को स्टोर करना है, कौन कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने हो, कौन कौन से ऑपरेशंस एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड कर रहे हो, वो वहाँ पे लिस्ट डाउन होते हैं कि अच्छा ये टेबल होने वाली है, ये डेटा हमें स्टोर करेंगे, ये हमें कॉन्स्ट्रेंट्स और रूल्स लगाने, ये हमें चाहिए, तो हमें आउटपुट पता चल गया। Importance helps in thinking productively and applying integrity concept to maintain consistency and correctness of data. Help करते हैं productively। अब जब अच्छे से डेटा स्टोर करोगे जब भी तो आसानी से रिट्रीव कर पाओगे, तो आराम से आप इसमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स भी लगा सकते हो। तो आई होप आप सभी को पहले स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कुछ दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन। कहाँ गए? यस, लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिकल, देन वी विल टॉक अबाउट फिजिकल। क्लियर? ओके, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना लॉजिकल डेटा मॉडल डिजाइन। फोकस हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टोरेज। अगर आपको याद होगा तो हमने उधर 3 तरीके के पढ़े थे। सबसे पहले आता था फिजिकल, देन अपना लॉजिकल विच वी ऑल्सो कॉल कंसेप्चुअल लेवल डिजाइन। लिखते रहना, मैं नहीं बता रही हूँ, मतलब लिख नहीं रही हूँ, सॉरी, बता तो रही हूँ। एंड लास्ट लिस्ट हाई लेवल व्यू। ठीक है, तो आपको पता था अगर हम किसी भी लेवल की बात करें, पर्टिकुलरली मैं लॉजिकल वाली नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं फिजिकल वाली बात करूँ या हाई लेवल की बात करूँ, तो बाकी की 2 लेवल्स उनको मतलब नहीं होता, यानी कि सब एक दूसरे से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। राइट, यहाँ पे लिखा भी है कि सेम आपका लॉजिकल डेटा मॉडल डिजाइन क्या है, इसका फोकस होता है हाई लेवल के स्ट्रक्चर पे। और हमेशा याद रखो कि जैसे ये वाली लेयर है, इसको इसके नीचे तो कोई है नहीं, बट अगर इसके नीचे होता तो उसको इससे मतलब नहीं होता। इसका पूरा फोकस कौन सी लेयर पे होता? बाकी ऊपर वाली पर। सेम जैसे हमारी लॉजिकल है, इसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टोरेज। ये फिजिकल है तो उसको नीचे वाली से मतलब नहीं है। अब उसका फोकस पूरा किस पे? हाई लेवल स्ट्रक्चर पे है। सेम हाई लेवल वाली का नीचे से उसको मतलब नहीं है, उसका पूरा स्ट्रक्चर उसके ऊपर वाली से अगर होती तो। मतलब इन शॉर्ट बोलने वाली हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, जो चीजें हमारे साथ पास्ट में गलतियां हो गई उनको ना दोहराया जाए, तो हम वो चीजें पीछे छोड़ देते हैं और अपने आगे आने वाले फ्यूचर में काम करते हैं। तो बेसिकली वही है, इसका पूरा का पूरा फोकस किसके लिए रहता है? हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जो आगे का हाई लेवल स्ट्रक्चर पे फोकस रहता है, इंडिपेंडेंट होती है आपकी फिजिकल स्टोरेज से। क्लियर? एक्टिविटीज क्या होती है? आइडेंटिफाई करना एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, अप्लाई कॉन्स्टेंट्स विच इज प्राइमरी की वगैरह। ठीक है, यूज टेक्निक्स, इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती है? डेटा मॉडलिंग, ER डायग्राम्स, UML डायग्राम्स। देखो एंटिटीज क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो चीजें बार बार रिपीटेड हो जाएंगी। ठीक है, एंड ER डायग्राम्स और UML डायग्राम्स भी हम क्लियर कर चुके हैं।
अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, विच ऑल्सो रिड्यूसेस एरर्स एंड द एनॉमलीज। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, अभी के लिए तो हमने इतना ही समझा कि नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं, आपके जो एरर्स होते हैं, जो रिपीटेशंस होता है, उसको कम कर देता है, राइट। बट और क्या अच्छे से होता है वो हम आगे चल के देखेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन की आप टेंशन मत लो। आउटपुट में क्या आता है, ए स्कीमा दैट शोज हाउ डेटा विल बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज। एक स्कीमा आता है, एक पूरा स्ट्रक्चर निकलता है डेटाबेस का, जो बताता है कि आपका डेटा कैसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज होगा, कैसे स्टोर्ड होगा पर्टिकुलरली चीज, कि अगर यहाँ पे हमें पर्टिकुलर टेबल कैसे स्टोर करेंगे, कॉलम कैसे स्टोर करेंगे, तो एक प्रॉपर डेटा होता है, प्रॉपर टेबल होती है जो बताती है कि आपके स्कीमा में प्रॉपर डेटा कैसे स्टोर होगा। अब एग्जांपल्स देखो डेटा मॉडल्स के। हायरार्की मॉडल ये मैंने बताया था अभी आपको, डेटा अरेंज इन अ ट्री स्ट्रक्चर। नेटवर्क मॉडल, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप यूजिंग पॉइंटर एंड लिंक्स, ये सब मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। ये मैं सोचा सिर्फ दीदी बोल रही वर्चुअली, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ बहुत अच्छे से चीजें क्लियर है। Relational model organize data into the tables with the rows and the columns. Object-oriented model combine database concepts with the OOPS, object classes and the inheritance. तो ये हो गया हमारा लॉजिकल डेटा मॉडल डिजाइन। नाउ फिजिकल डेटा मॉडल डिजाइन, अब इसका क्या है, फोकस रहेगा ऊपर की दोनों लेयर पे रहेगा, नीचे के पे नहीं रहेगा। फोकस एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल डिजाइन, क्योंकि फिजिकल के ऊपर क्या आता है, लॉजिकल ही तो आता है, और लॉजिकल के ऊपर क्या आता है, हाई लेवल, इसलिए इसका पूरा फोकस किस पे था, हाई लेवल पे था। क्लियर हो रही होंगी चीजें, कोई इतनी टफ नहीं है। एक्टिविटीज, मैप द लॉजिकल डिजाइन टू द डीबीएमएस। जो आपने लॉजिकल डिजाइन बनाई है, जो कंसेप्चुअल डिजाइन बनाई है, उसको आपको डीबीएमएस में मैप करना है, जैसे कि एसक्यूएल टेबल्स हो गई, इंडेक्सेस हो गए, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हो गए। इम्प्लीमेंट रिलेशनशिप्स अमंग द डेटा, फॉरेन कीज, कैस्केडेड्स, अप्लाई इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स फॉर द कंसिस्टेंसी। इन शॉर्ट क्या करते हैं, जो आपने लॉजिकल डिजाइन आप बनाओगे उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। जैसे आपने कोई टेबल्स बनाई हैं, कैसे रोज बनाई हैं, कौन कौन से इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स लगाओगे, मतलब कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाओगे, कौन कौन सी कीज वगैरह होंगी, रिलेशनशिप्स अमंग बीच में होंगे, तो वो सारी चीजें। क्लियर। आउटपुट क्या रहता है, द एक्चुअल डेटाबेस स्कीमा रेडी टू बी क्रिएटेड इन द डीबीएमएस। अब इसका आउटपुट क्या होगा, प्रॉपर जब आपका बन जाएगा तो आपका वो किस चीज में शो होगा, प्रॉपर स्कीमा डीबीएमएस में शो होगा। तो आई होप आपको लॉजिकल वाला भी क्लियर हो गया होगा, जो यहाँ पे हमारा चार्ट था, एक मिनट, ये लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, विच इज इम्प्लीमेंटेशन एंड द टेस्टिंग। यस, डेटा इंसर्शन एंड द इंटीग्रिटी टेस्टिंग। पहले अब हमने डेटा को इंसर्ट भी करना है और फिर हम अपनी टेस्टिंग वाली टेक्निक्स पे जाएंगे। आफ्टर डेटाबेस क्रिएशन, जब एक बार आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया तो हम उसमें सैम्पल डेटा इंसर्ट कर देंगे। एक्टिविटीज में टेस्ट करो कॉन्स्टेंट, दैट इज प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट आईडीज, एनफोर्सिंग रिलेशनशिप, की टेस्ट करो आपके कॉन्स्टेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कॉन्स्टेंट क्या होती है, रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। कैसे रूल्स, जैसे कि डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं हो गई है, कोई अगर गलत एंट्री फिल कर रहा है तो कोई आ तो नहीं रही है, ये सब चीज। वेरीफाई दैट द डेटा इज स्टोर्ड एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली, डेटा आपका प्रॉपर कंसिस्टेंटली स्टोर्ड है, एक्यूरेटली स्टोर्ड है। रिफाइन डेटाबेस इफ न्यू रिक्वायरमेंट्स अपीयर, अपने डेटाबेस को सही करो, अगर हमें न्यू डेटा की एंट्री करनी, न्यू रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसको फिर अपडेट करो। आउटपुट क्या आएगा, वैलिडेटेड डेटाबेस इंटीग्रेटेड विद द डिजायर्ड एप्लीकेशन। जो आपको डेटाबेस चाहिएगा प्रॉपर वो डेटाबेस आपके स्कीमा में शो होगा, क्योंकि सब कुछ जब ठीक है तो डेटाबेस भी सही होगा। Logical data model design. The logical data model design defines the structure of data and what relationship exists among those data. The following are the major components of the logical design. अब लॉजिकल आपका डिजाइन क्या करता है कि आपका कैसे स्ट्रक्चर होगा डेटा का और कौन कौन से उनके बीच में रिलेशनशिप्स बन रहे होंगे। मैंने बताया था ना कि टेबल्स होंगे तो कैसे आपस में रिलेशनशिप बन रहे होंगे, कौन कौन से कॉलम्स होंगे, रोज, तो वो कौन बताता है, वो आपका लॉजिकल डेटा मॉडल डिजाइन ही बताता है। अब डेटा मॉडल्स क्या होती है, डेटा मॉडलिंग इज अ विजुअल मॉडलिंग टेक्निक यूज्ड टू गेट अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ अवर डेटाबेस। देखो, डेटा मॉडलिंग इज अ विजुअल मॉडलिंग टेक्निक। डेटा मॉडल्स क्या होता है, आपकी एक ऐसी टेक्निक है, एक हाई लेवल टेक्निक है जहां पे जाके आप अपने डेटाबेस को देख सकते हो। मैंने बताया था ना, टॉप व्यू। Data models helps us to understand the needs and the requirements of our database by defining the designing of our database through the diagrammatic representation. अब जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे स्टेक होल्डर्स की, और कैसे हम अपना उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलाइन करके अपना डेटाबेस डिज़ाइन करें।
बाय यूजिंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल से पहले हम एक बार डायग्रामेटिक बना लें जिससे कि हम सामने वाले स्टेक होल्डर को बता पाए कि यस क्या ऐसे ये सब कुछ ठीक है कि नहीं, जिससे अगर फर्दर चेंजेस करने हो तो हम वो कर पाए। एग्जाम्पल है आपका नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, हायरार्की मॉडल, ईआर डायग्राम, ये सारे क्या है आपके वो मॉडल्स हैं। जैसे ये फिगर भी है, डेटा मॉडल्स में ईआर मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया, यहाँ पे ईआर मॉडल तो लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, तो ये क्या है, आप इसके थ्रू अपना डेटाबेस डिजाइन कर सकते हो, डायग्रामेटिकली बता सकते हो, जिससे अगर फर्दर और चेंजेस करने हो तो आपके स्टेक होल्डर्स आपको बता दें। क्लियर। सेकेंड इज एंटिटी। एंटिटी तो आप पढ़ चुके हो। Entity are the objects in the real world which can have a certain properties and these properties are referred to as attributes of that particular entity. एंटिटीज क्या है आपकी, कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड में। ऑब्जेक्ट इन द सेंस ये मेरी एक बुक है, ये एक मेरी एंटिटी है, ठीक है। मेरा उधर फोन है तो वो क्या एक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इस पर आप अपने नोट्स लिख सकते हो। फोन की प्रॉपर्टीज क्या, आप कॉल मिला सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी का। इतना कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा, ऑलरेडी आप कुछ पढ़ चुके हो सब कुछ, तो एक काइंड ऑफ रिविजन ही हो रहा है। There are two types of entities, दो तरीके की होती है, strong and weak entity. Weak entity do not have a key attribute to identify them. They exist solely depends on one specific strong entity. आपको पता है weak entity खुद से आप उसको कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। And also have a full participation in a relationship, whereas a strong entity doesn't have key attribute to uniquely identify them. और यू वीक एंटिटी क्या होती है, देखो एंटिटीज क्या होती है, पता चल गई कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होती है। अब उसमें दो तरीके की होती हैं आपकी एंटिटीज, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक एंटिटी की खुद की कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो किस पे डिपेंड होती है, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होती है, पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगी आपकी। एंड अगर आप उसको आइडेंटिफाई करने जाओगे तो आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी की नीड होगी। बट स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या करती है, उसका खुद की ही यूनिकनेस होती है, उसका खुद का वजूद होता है। अगर मैं बोलूँ आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप एंटिटी क्लियर होगा, इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे वीक एंटिटी के एग्जाम्पल देखो, लोन विल बी गिवन टू अ कस्टमर विच इज ऑप्शनल एंड द लोन विल बी डिफाइंड बाय द कस्टमर आईडी टू whom the loan is granted. लोन आप कस्टमर को दे रहे हो, बट इसके मेन आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू होगी, बाय यूजिंग द कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी इधर आपकी क्या है, इधर आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, क्योंकि वीक एंटिटी की खुद की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स। हाउ डेटा इज लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ दैट डेटा विद द अदर एंटिटीज। आपको पता है कि हमारे जैसे एक एंटिटी ये है और एक एंटिटी है, आपस में ये दोनों कैसे कनेक्टेड है वो कौन बताता है, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप हमारा किस उसमें डिफाइन किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। इन सिंपल वर्ड्स एसोसिएशन ऑफ वन एंटिटी विद द अदर इज डिफाइंड हियर। मैंने बताया ना, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे कनेक्ट है, कैसे पता चलेगा, बाय थ्रू द रिलेशनशिप। A relationship can be further categorized into unary, binary and ternary relationship. इसकी भी कैटेगरी हुई है, unary मतलब वन, binary मतलब टू, ternary मतलब थ्री relationships. Unary, in this association entity and the associate entity both are the same. मतलब employee manages themselves and students are also given the post of manager. Hence student themselves is a monitor. मतलब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे मॉनिटर बनाया गया, मैं खुद को भी वॉच कर रही हूँ, मॉनिटर खुद को भी कर रहा है, यानी कि क्या 1 to 1 है, किसी को और को हमने वो नहीं करा है, सिर्फ खुद की ही साथ हो रहा है, ठीक है। बाइनरी, दिस इज वेरी कॉमन रिलेशनशिप दैट यू विल कम अक्रॉस व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। जैसे स्टूडेंट इज इनरोल्ड इन कोर्सेज, अब जैसे आपके ये हैं स्टूडेंट हैं, इन्होंने आपके कोर्सेज में एनरोल्ड करा है। एम्प्लॉय है, मैनेज करे डिफरेंट मैनेजर्स को। एक स्टूडेंट बहुत सारे प्रोफेसर से थ्रू टॉट हो रहा है, तो इसमें क्या है, दो एंटिटीज को आपकी जरूरत पड़ी। यूनरी में कितनी एंटिटी की आपको जरूरत होती है, सिर्फ वन। बाइनरी में कितनी की होती है, आपको 2 की होती है। टर्नरी, इन दिस वी हैव 3 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्वड इन अ सिंगल रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको कितने की जरूरत होती है, 3 की। एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट, एम्प्लॉय आपके क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यहाँ पे आपकी 3 एंटिटीज है, विच इज एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 काम हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी। देखो मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, तो ये मैं सोचा दीदी जस्ट हवा में लेके चल रही हूँ, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो तो चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स भी आप पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट्स आर नथिंग, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पेसिफिक एंटिटी दैट डिफाइन इट्स बिहेवियर।
आपकी जो एंटिटी होती है उसकी प्रॉपर्टीज ही होती हैं आपके एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय कैन हैव यूनिक आईडी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट, मैनेजर, प्रोजेक्ट आईडी एक्सेट्रा। तो एम्प्लॉय की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होगी। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी स्टूडेंट आईडी होगी, मेरे कोर्सेज होंगे, मेरा फ़ोन नंबर होगा, मेरा नेम होगी, मेरी एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगी, ईमेल आईडी होगी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? प्रॉपर्टीज हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। क्लियर? अब नॉर्मलाइजेशन तो नहीं पढ़ा, बट थोड़ा सा आइडिया ले लो, पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर ऑल द एंटिटीज आर पुट इन प्लेस, सारी एंटिटीज अपनी जगह पे रख दी, एंड द रिलेशनशिप अमंग डेटा इज डिफाइंड, और आपने रिलेशनशिप भी बता दी। वी नीड टू लुक फॉर लूप होल्स और पॉसिबल एम्बिगिटीज दैट मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ क्रूड ऑपरेशंस। अब आपको उन लूप होल्स, मतलब कहीं से भी अगर कोई पॉसिबल केसेस हो गए जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या कुछ गलती होगी, अब हमें उन चीजों पे ध्यान रखना है जब क्रूड ऑपरेशंस होगा। टू प्रिवेंट वेरियस एनॉमलीज, अगर आपको एरर्स को प्रिवेंट करना है, जैसे कि इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एनॉमलीज, डेटा नॉर्मलाइजेशन इज अ बेसिक प्रोसीजर डिफाइंड फॉर डेटाबेस टू एलिमिनेट सच एनॉमलीज एंड प्रिवेंट रेडुडेंसी। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन ही इकलौता एक ऐसा और अच्छा तरीका है जिससे आप ही इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन वाली एनॉमलीज से बच सकते हो। क्लियर? मतलब आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया, अब कुछ लूप होल्स रह गए, कुछ पॉसिबल आपके एरर्स रह गए जब आपका क्रूड ऑपरेशन हुआ, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट वाला ऑपरेशन हुए, तो उस टाइम पे रह गए। तो अब आप नहीं चाहते वो चीज़ मेरी आइडेंटिफाई होकर आए, तो डेटा नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसा तरीका है जो चीज़ आपको बचा सकती है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल देख लो लॉजिकल डिजाइन का, डोंट वरी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। देखो, एम्प्लॉय है आपकी एंटिटी, और प्रोजेक्ट एंटिटी है और कंपनी नेम है। अब ये सारी क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, मैनेजर, एज, प्रोजेक्ट, उसकी क्या होगी? एट्रीब्यूट्स। सेम फॉर प्रोजेक्ट्स एंड सेम फॉर कंपनी। ये क्या लॉजिकल डिजाइन है? लॉजिक मैं लिख नहीं रही, लिख नहीं पाऊंगी, लॉजिकल डिजाइन का एग्जाम्पल है। मेनली बस समझो कि चीजें क्या कैसे काम कर रही है, ठीक है, कि आपकी ये एंटिटीज हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब फिजिकल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, लॉजिकल तो देख लिया, हो जाता है, फिजिकल देख लो एक बार। The physical design is the stage where the logical design is actually implemented in the form of tables, columns, data types, keys and relationship. फिजिकल डिजाइन एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आपने जो लॉजिकल डिजाइन की चीजें वो एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट कर दो, कि कैसे टेबल्स बनानी, कैसे कीज को अरेंज करना है, कैसे एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, रिलेशनशिप, सब कुछ। इट डिस्क्राइब करती है आपका डेटा कैसे स्टोर होगा एक्चुअली डेटाबेस में, कि जो आपका डेटा है कैसे हम उसको एक्चुअली स्टोर करें। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कन्वर्ट करना एंटिटीज को टेबल्स। ईच एंटिटी आइडेंटिफाइंग द लॉजिकल डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू अ टेबल। मैंने बताया था ना, आपकी जो हर एक एंटिटी है वो एक एक टेबल में कन्वर्ट होती है, जो कि हम सेकंड यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद हो तो, कि कैसे हम ईआर डायग्राम को उसमें रिलेशनल फॉर्म में दिखाएं कि जितनी भी एंटिटीज होती है सबकी एक सेपरेट टेबल बनती है, और जितने भी उनके एट्रीब्यूट्स हो गए या प्रॉपर्टीज हो गए उनके क्या बनते हैं? कॉलम्स बनते हैं। कि एंटिटी हो गई एक एंटिटी का ये बना टेबल, एक एंटिटी का ये, एक एंटिटी का ये। अब उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके सब क्या बन गए? सबके बन गए कॉलम्स। अप्लाई इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। अब कुछ रूल्स लगाओ, जैसे प्राइमरी कीज क्या है, फॉरेन कीज क्या है, यूनिक कीज, सारी कीज बताओ, अप्लाई करो, नॉट नल, चेक डिफॉल्ट वाले कॉन्स्टेंट। ट्रांसलेट नेम्स, एंटिटी के नेम्स को टेबल नेम्स में कन्वर्ट करो, प्रॉपर्टी नेम्स को कॉलम नेम्स में कन्वर्ट करो। नॉर्मलाइजेशन लगाओ, इंश्योर करो टेबल्स रेडुडेंसी, रिपीटेशन ना हो और एरर्स ना है, मॉडिफाई करो अगर जरूरत भी पड़े अपने स्ट्रक्चर्स को। डिफाइन करो फाइनल स्कीमा। ऑल एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स डिराइव्ड इन लॉजिकल डिजाइन आर नाउ फाइनलाइज्ड एज डेटाबेस टेबल्स। ये तरीका आपको पता है, ऑलरेडी आप कर चुके हो। जैसे कि ये है कि आपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है इसका, वो भी बता दी, डेटा टाइप कैसे कैसे होगा, तो इजीली आप इसको किस में कर सकते हो? अब टेबल के फॉर्म में कर सकते हो डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट यस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो। बट यस, आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हुआ हो, बट कोई नहीं, हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस डिज़ाइन वाला प्रॉपर पूरे अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लिया है, कोई भी डाउट नहीं है। यस एंड यस, थोड़ा अभी टाइमली इशूज़ चलेंगे रिटर्न वाला एंड थोड़ा कैमरे का, बट प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। तो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। ये भी जो हमारी यूनिट होगी काफ़ी बड़ी होगी एंड काफ़ी लेंथी होगी, बट कोई नहीं, हम इसको आराम से कवर अप कर लेंगे। तो यस, खत्म करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को, यही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।